अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन खबरें। एक बड़ी अहम मुलाकात बैरिस्टर गौहर और अली में गड्ढापुर की, जिसकी कंफर्मेशन बाकायदा तौर पे आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बुरा वक्त खत्म होने जा रहा है। कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कुछ ऐसे वाकयात गाहे बगाहे और कुछ सहाफ़ी, कुछ तज्जियाकार इस किस्म की खबरें दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में जो कुछ खबरें चल रही थी कि एक अहम मुलाकात भी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मुश्किलात कम होने जा रही हैं, उसके ऊपर कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें सामने आई। एक एक करके सारी आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि पाकिस्तान की वाहिद और आखिरी उम्मीद जो शख्स खुद को कहता था बराबरी पार्टी का सरबराह जवाद अहमद साहब, खुद ही चोरी करते पकड़े गए और फिर किस तरीके से चोरी के ऊपर पर्दे डालने के पीछे उन्होंने जो कुछ किया, वो तमाम तर वाकया भी आपके सामने रखेंगे। आगाज करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्मली अपने जो तमाम तर मुतालबात है, अपनी जो डिमांड्स हैं, सलमान राजा साहब ने बाकायदा तौर पर इस चीज का एतराफ किया, एडमिट किया कि वो तमाम तर डिमांड्स आज उन्होंने हुकूमत के सामने, क्योंकि आज तीसरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तीसरी बैठक आज थी, एक नशस्त थी अहम तरीन मुज़ाकरात की नाम के ऊपर, हुकूमत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब वो तमाम तर अहम तरीन चीजें सलमान राजा ने एडमिट किया है कि उन्होंने हुकूमत के सामने रख दी। यानी रिटर्न मुतालबात, तहरीरी मुतालबात आज जा चुके हैं, जिसमें पहला मुतालबा जो है वो 26 नवंबर का जो गोलियां चलाई गई हैं उसकी तहकीकात, और उसके साथ साथ 9 मई के हवाले से भी तहकीकात, तमाम तर सियासी कैदियों की रिहाई की भी तहकीकात। बड़ा सरप्राइजिंग है कि 8 फरवरी इलेक्शंस और 8 फरवरी को जिस तरीके से चोरी किया गया, पूरे का पूरा मैंडेट मैनिपुलेट किया गया, उसके ऊपर कोई मुतालबा बज़ाहिर तहरीरी तौर पर नहीं दिया गया। लेकिन ये दो बड़े अहम तरीन मुतालबात आए हैं। अब कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें, एक तो हामिद मीर का एक आर्टिकल है, क्योंकि जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, जो एक मुज़ाकरात का, एक नशस्तें लगी हुई हैं, जो एक माहौल बना हुआ है, हामिद मीर का आर्टिकल तमाशागाह के नाम से उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। और ये आर्टिकल इसलिए बड़ा अहम है कि इसमें उन्होंने 2-3 बड़े अहम तरीन नुक्ते उठाए। एक तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान से किसी उनके वकील ने पूछा कि इमरान खान साहब, लगता है कि अब आप वापस वजीर आजम नहीं बनना चाहते, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं वजीर आजम वाकईतन नहीं बनना चाहता। अगर वापस मैंने शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम बनना है, एक दफा वजीर आजम बनकर देख लिया, मैं दोबारा शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम नहीं बनना चाहता। इमरान खान इतने खतरनाक हो चुके हैं कि अपनी सजा और अपनी कैद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हामिद मीर ने अपने आर्टिकल में लिखा है। और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि नौबत ये आ गई है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ललकार रही है कि फैसला सुनाओ। और उन्होंने आर्टिकल के अंदर ये भी लिखा है कि जिस मुल्जिम को 190 मिलियन पाउंड केस, यानी इमरान खान के ऊपर केस बनाया गया, लेकिन जिसके पैसे थे, जो बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे, यानी मलिक रियाज का जिक्र हो रहा है, उसके पास तो बाकायदा उसके दरबार में हाजिरियां देने के लिए हुकूमत और इस निजाम के लोग बाकायदा तौर पर पहुंचते हैं। यानी ये निजाम, ये हुकूमत मलिक रियाज को बचाना चाहती है, जिसका पैसा था, लेकिन जिस पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई गई, यानी इमरान खान उसको सजा सुनाना चाहती है, और इसी चीज का फायदा इमरान खान उठा रहा है। आर्टिकल में यह भी लिखा है उन्होंने कि इमरान खान तो अब चाहता है किसी तरीके से उनका फौजी ट्रायल भी किया जाए, ताकि बाकी तमाम तर पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उससे वो मुख्तलिफ साबित हो। तो ये एक आर्टिकल, जिसको तमाशागाह का नाम दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो तमाशा चल रहा है, इसमें ना ही तो जो पीटीआई के लोग जाते हैं उनके पास कोई इख्तियार है, ना ही दूसरी जानिब से हुकूमत बैठती है उसके पास कोई इख्तियार है। यानी हुकूमत का सारा इख्तियार पीछे पावर सर्कल्स के पास मौजूद है, यानी फौजी एस्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद है, और जो पीटीआई के लोग जाते हैं उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं, और बेख्तियार लोग हैं। इमरान खान दरअसल बाइख्तियार है। ये अहम तरीन चीज। लेकिन कुछ बड़ी चीजें बैक टू बैक हो रही हैं। एक जानिब अगर इमरान रियाज खान का एक क्लिप आपके सामने रखेंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक बड़ा मंसूबा, इमरान खान वैसे बेसिकली एक बड़ा मंसूबा तैयार कर चुके हैं। वो कह रहे हैं, कुछ मुझे इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ा मार्च वापस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर इस्लामाबाद का रुख करेगी। ये सुनिएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद वक्त देगी मौजूदा हुकूमत को, और उसकी रीजन समझ आती है ना कि जो एहतजाज का सही टाइम है वो 15 फरवरी के बाद शुरू होगा और वो फिर मार्च के आखिर तक रहेगा। इस बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी मूवमेंट चलानी है, एक बड़ी तहरीक चलानी है पाकिस्तान में एहतजाज के हवाले से, और वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और उसके लिए इमरान खान साहब ने कुछ और इकदाम शुरू किए हैं, वो मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। अभी कुछ चीजें खुफिया हैं, मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन तो मिली है। इसी के साथ अगर आप तारिक मतीन को सुने तो वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त जो है वो टल चुका है, मुश्किल वक्त अब गुजर रहा है और हालात बड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ तय हो चुका है, बड़ी बड़ी चीजें तय हो चुकी हैं। ये सुनिएगा। तो इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। ये जो बातें मैं कर रहा था, जो बातें इधर उधर से इशारों में हो रही हैं, उसके बाद अब कामरान मुर्तजा साहब, फजलुर रहमान साहब की जमात के और सीनियर लॉयर, उन्होंने जो बात की है वो ये कहते हैं कि बहुत सी चीजें तय पा गई हैं और उसको हम बहुत जल्द, उनमें से कुछ चीजों को तो बहुत जल्द, यानी कुछ
हफ्ते भर के अंदर होते हुए देखेंगे। असदुल्ला खान साहब ने भी कल एक बड़ा अहम जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से जो भी जेल से मिलकर आ रहा है वो बता रहा है कि इमरान खान का एतमाद तो 7वें आसमान पर है। एक जानिब ये सारी सिचुएशन, दूसरी जानिब कल कामरान मुर्तजा साहब पहुंचे वसीम बदामी के प्रोग्राम में, और वो वहां पर क्या कह रहे हैं वसीम बदामी के प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, फाइनल राउंड शुरू हो गया है, खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे, कमीशन बन जाएगा, सियासी कैदी भी रिहा हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ इंतखाबात के हवाले से अपने मुतालबे पर नर्म पड़ जाएगी। और ये सुने कि कामरान मुर्तजा साहब क्या कह रहे हैं। ये बात तय हो चुकी है, कुछ कंसेशंस वो दे रहे हैं, कुछ कंसेशंस वो दे रहे हैं। ये कमीशन बन जाएगा क्योंकि फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होता, सिर्फ ये कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए, तो ये कमीशन ये बन जाएगा, ये बात तय हो जाएगी। और सियासी कैदी भी रिहा हो जाएंगे? जी वो भी हो जाएंगे। अब जो खबर पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही थी, उसकी आज बाकायदा तौर पे कंफर्मेशन एतराफ बैरिस्टर गौहर भी इस वक्त अडयाला जेल में कर चुके हैं, जब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और वो बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर की खुद और अली बिन गड्डापुर की 1-on-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ असद तूर साहब कह रहे हैं कि एक बाखबर जराये ने बताया कि पीटीआई के 2 रहनुमा बैरिस्टर गौहर और वजीर आला केपी के अली बिन गड्डापुर ने 3 बेहद अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात पीर को हुई, जिसका मकाम ना ही तो इस्लामाबाद था ना ही रावलपिंडी था। अब एक जानिब अब ये असद तूर साहब बता रहे, दूसरी जानिब एजाज सैयद साहब, आप जानते हैं कहाँ की जुबान बोलते हैं, क्या नैरेटिव है, कितने एंटी इमरान खान है। वो कह रहे हैं कि फौज पीटीआई के मामले में अपने सारे मुतालबात और दावों से पीछे हट चुकी है। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट जो कहती थी 9 मई के ऊपर इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा, यानी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हो गया, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, फौज की तहवील में दे दिया जाएगा, इमरान खान पर कांटा लग चुका है। वो एजाज सैयद साहब आज कह रहे हैं कि अली अमीन और बैरिस्टर गौहर की आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, हालात हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे नहीं लग रहे। यानी अब ये सहाफी भी अगर ये बात कर रहे हैं तो अब समझे कि वो जो पैनिक है, वो जो बेचैनी है, वो जो बेकरारी है हुकूमती वज़रा की, वो जो भड़बड़ाए हुए हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक सीरीज शुरू हो जाती है, उस सब के पीछे दरअसल वजह क्या है और किस वजह से मरियम नवाज को इतना मसनूई बनना पड़ रहा है, इतना फेक बनना पड़ रहा है। कई बार भी वो जाती है, किस तरीके से बच्चों को स्टेज पर बुला लेती है। ये तमाम तर चीजें जो एक फेकनेस दिखाई दे रही है, ये जो फेलियर, ये जो चेहरों के ऊपर बाकायदा ये जो बाकायदा हारे हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सताए हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे वजह ये हो चुकी है क्योंकि एक जानिब वो शख्स है जो हार मानने को, किसी किस्म की डील करने को तैयार नहीं है, और दूसरी जानिब बाकायदा तौर पे अब ये तमाम तर सहाफी इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि मुलाकात हुई, एस्टैब्लिशमेंट नरम पड़ चुकी है, बहुत पीछे जा चुकी है अपने तमाम तर मुतालबात से। एक जानिब कहा जाता था 9 मई पर माफी मांगी जाए, एक तरफ कहा जाता था कांटा लगा दिया गया है, कोई जगह नहीं है इस मौजूदा निजाम के अंदर इमरान खान और उसके लोगों के लिए। और अब वही कहने वाले, वही पावर सर्कल्स मुलाकातें भी कर रहे हैं, वही पावर सर्कल्स डील भी पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर मामला सिर्फ यही तक नहीं है, मैं आपको अगर आगे चलूं और एक और चीज यहाँ पर बताऊं, जहां कामरान मुर्तजा, जहां तमाम तर सहाफियों ने जो बात की मैंने आपके सामने रखी, तो इमरान खान का जो एक जोश और जज्बा जेल के अंदर है, जैसे मैंने आपको असदुल्ला खान के हवाले से बताया, वो बड़े पीक के ऊपर है। यानी वो मांद नहीं पड़ रहा, वो तो कह रहा है फौजी तहवील में देना है, मिलिट्री ट्रायल करना है, जो करना है, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाना है, 10 साल सजा सुनानी है, 15 सुनानी है, मतलब जो करना था आपने कर लिया, मजीद जो करना है करे। और इमरान खान के हवाले से तो समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि अब उस शख्स का मोराल देखें, यानी उसका ऑन लाइटर नोट होना, उसका किस तरह से इस तमाम तर निजाम के साथ लड़ना और उसके बाद उसका किस तरह से मजाक करना, तंजो मजाक करना। अब समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल में कहा है कि मैं 2 लोगों की ना भागना नहीं भूल सकता। एक जज हुमायूं दिलावर का, जब उसने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया और जिस तरह से भागा, और दूसरा फवाद चौधरी का, जब वो पुलिस को देखकर हाई कोर्ट के अंदर भागा था। और वो कह रहे हैं जब ये बात खान साहब कर रहे थे तो फवाद चौधरी साहब उनके एक जानिब खड़े थे। तो यानी ये इमरान खान इस तरीके से चल रहा है निजाम को लेके, आंखें दिखा रहे एक जानिब निजाम को, दूसरी जानिब वो इसके अंदर रिलैक्स्ड मोड में है। अब यहीं पर सिर्फ इतना नहीं है, ये क्लिप है मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम का। वो कह रहे हैं कि फैसल चौधरी मौजूद है, इमरान खान के वकील, प्रोग्राम में। उनसे पूछा गया है कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि ये ऊ वाला क्या ड्रामा चल रहा है जो शहबाज शरीफ ने कहा, जिस पर बताया, फैसल चौधरी कह रहे कि मैंने बताया कि शहबाज शरीफ ने एक नया एहतजाज का तरीकाकार निकाला है। उन्होंने पूछा वो कैसे, तो मैंने ऊ करके दिखाया, जिस पर खान साहब काफी देर तक हंसते रहे। ये सुनिएगा। कुछ हमारे दोस्त वकील उन्होंने कहा जी वो क्लिप आपको शायद पता है, चलते रहते हैं, हम तो जरा लाइटर मोड में रहते हैं, हुकूमत की तरफ परेशान तो रहते नहीं। अच्छा। तो खान साहब ने कहा ये वो की क्या स्टोरी है। अच्छा। तो फिर मैंने उनको कहा कि शहबाज शरीफ ने जो सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुझे ऊ करके दिखाना पड़ा। तो वो खान साहब बड़े, आपको पता है वो जोली आदमी है, वो बड़ा उन्होंने फिर इसका मजा लिया और बड़ा उन्होंने हंसे। आखिर में आपके साथ एक अहम खबर शेयर करेंगे।
جواد احمد, گلوکار جواد احمد, جس نے پاکستان کے نام کے اوپر بہت کچھ کمایا, بڑی عزت کمائی, ایک پہچان تھی, لیکن عمر کے اس حصے میں آ کے جواد احمد کو کس نے کہا کہ وہ اس طریقے سے عمران خان کے خلاف, یعنی آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں, آپ کی ایک سیاسی پارٹی ہے, بے شک ہو, آپ سیاست یہ ہوتی ہے ملک کی, آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں تو سیاست کیا ہوتی ہے, سیاست یہ ہوتی ہے دراصل کہ آپ اپوزیشن کے خلاف نہیں, حکومت کے خلاف بات کریں. لیکن جواد احمد کوئی موقع محل نہیں چھوڑتے رہے, اور جب بھی انہوں نے بات کی تو عمران خان کے خلاف کی, جبکہ وہ اپوزیشن میں, حکومت میں کوئی اور جماعتیں, ایک پوری پی ڈی ایم کے طور پہ کھچڑی جو پکی ہوئی ہے, لیکن جواد احمد نے کبھی ان کے حوالے سے بات نہیں کی. یہ تک کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس آخری چوائس ہوں, عوام کو کہا کہ میں ایک آخری چوائس ہوں, صرف میں اب آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں. برابری پارٹی ان کی جماعت کا نام تھا, لیکن ان کی اپنی بیوی جواد احمد کی اہلیہ, ان کے بیوٹی پارلر, ایک سیلون جس کے اندر سے باقاعدہ طور پہ ڈیڈ میٹر, اور جب وہ ڈیڈ میٹر کی کمپلین موصول ہوئی, یا کس طریقے سے لیسکو کام وہاں میٹر ریڈنگ کے لیے پہنچے اور ان کو وہ یہ جاننے میں کامیاب ہوئے کہ یہاں پر یہ ڈیڈ میٹر, بجلی چوری کی جا رہی ہے برابری پارٹی کے سربراہ کی اہلیہ کے سیلون سے. تو جب وہاں پر لیسکو کام نے obviously اپنے جو بھی ان کے ریکوائرڈ آگے سے جو بھی انہوں نے کرنا تھا, جو ایکشن انہوں نے لینا تھا یہ بجلی چوری والا معاملہ دیکھ کر, وہ ایکشن لینے کی جب انہوں نے کوشش کی, تو جواد احمد وہاں پر ایک کالے ڈالے میں پہنچتے ہیں اپنا روب اور دبدبا دکھانے, اور وہاں پر جا کے باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دیتے ہیں, تڑیاں لگاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے کس سے جو ہے وہ پنگا لیا ہے, تو یہاں سے نکل, تجھے پتہ نہیں کس سے پنگے لے رہا ہے. یعنی وہ الفاظ, یہ جو الفاظ ہیں یہ استعمال کیے گئے جواد احمد کی جانب سے. ایک جانب یہ مصنوعی پیداوار ہے, یہ مریم نواز کی طرح وہ مصنوعی پیداوار ہے جو مصنوعی لوگ بنائے جاتے ہیں, بنا کے ان کو سیاست کے اندر انڈیوس تو کروایا جاتا ہے, جو فیک ہوتے ہیں, جو کہیں پر کوئی اور شکل اور زبان کے ساتھ ہوتے ہیں, کہیں پر کوئی اور شکل اور زبان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک جانب برابری, انسانی حقوق اور پتہ نہیں کیا کچھ بات کرنے والے, اپنی اہلیہ کی بجلی چوری کی پکڑی گئی سیلون کے اندر سے, جس کے اوپر تو تڑا کے اوپر آ گئے, اور وہ جو بجلی کا میٹر اتار کر لیسکو کام لے کر جا رہے تھے, وہ میٹر باقاعدہ طور پہ ویڈیوز اسکرین پر آ رہی ہوں گی. جواد احمد نے وہ میٹر جس کے حوالے کیا, وہ پاکستان میں ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم سٹارٹ کرایا گیا, میں تو اس کا نام بھی نہیں لوں گی, ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم جس کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا ایجنڈا بیسڈ یا پروپیگنڈا باقاعدہ طور پہ ہاتھ میں تھما کر کہا گیا کہ بس اس طرح کام کرو. اور وہ کس کا ایک ماؤتھ پیس ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں میں کون سے چینل کی بات کر رہی ہوں. اس کے اوپر ایک اینکر جو کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سے اس کا تعلق ہے, اس اینکر کو جو وہاں موجود تھا اس چینل کا, جو نون لیگ کے سوشل میڈیا کو بھی چلاتا ہے, اس کو جواد احمد وہ میٹر پکڑا رہے. یعنی یہ تمام تر, یعنی مجھے لگتا ہے جو بھی اس ملک کے اندر چور ہے, جو بھی اس ملک کے اندر لفنگا ہے, جس نے بھی کوئی بدماشی کرنی ہے, وہ اس موجودہ نظام کا حصہ بنے گا, اور اس موجودہ نظام کا حصہ بنا کر خود کو پیش کرے گا. اب لیسکو حکام اور جواد احمد کے درمیان فی الوقت تک جو تمام تر معاملہ پیش آیا ہے, اس کے اوپر پولیس ایف آئی آر درج کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ دونوں پارٹیز کو بلا کے صلح کروائی جائے گی. کیونکہ جواد احمد, اگین میں نے کہا, جس کو کوئی گارنٹی چاہیے, جس چور کو, ڈاکو کو, لفنگے کو, بدماش کو, وہ اس نظام کا خود کو ایک پارٹنر بنا لیتا ہے. دیکھتے رہیے سیاست.pk.